हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में जो चुनाव हुआ उसके बारे में। उसमें कितना मतदान प्रतिशत रहा, कौन प्रमुख दल थे, कौन नेता प्रमुख रहे, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, कब मतदान हुआ, किस मुद्दे पर मतदान हुआ, कौन जीतने वाला है, ये सभी चीज़ के बारे में आज हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग को इस पांचों राज्यों के बारे में नॉर्मल बात, तो वहाँ की राजनीति किस मुद्दे पर होती है, कैसे होती है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, ये सभी बातें आपको नॉर्मल नॉर्मल बात पता चल जाएगी। नॉर्मल बात हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो आज एनालिसिस करेंगे एक राजनीतिक विद्यार्थी होने के नाते करेंगे। चाहे वो किसी पेपर के थ्रू, अखबार के थ्रू पता चला हमको जानकारी, उसी के आधार पर करेंगे। सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी पता चला उसी के आधार पर हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। ना कि हम लोग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, ना ही हम ग्राउंड पे गए हैं, ना ही कोई हम राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कह देंगे एकदम मतलब कठोर सत्य होगा। तो हम लोग एक राजनीतिक विद्यार्थी हैं जो अपडेट कहीं कहीं से आया है, उसके आधार पर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किस किस राज्य में चुनाव था। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कौन पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इसी के बारे में हम लोग अपडेट लेंगे आज और इसका फुल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले जो है हम अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार और ये है मेरा प्रोफाइल। आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रोफाइल देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के बारे में, कि पश्चिम बंगाल में कुल कितना सीट है। 294 सीट है। और असम में 126 सीट, केरल में 140 सीट, तमिलनाडु में 234 सीट और पुदुचेरी में कुल सीट है मात्र 30। अब आप लोग कहिएगा कि सर 30 सीट हो सकता है क्या? काहे कि संविधान में जो किसी भी विधानसभा का न्यूनतम सीट वो कितना दिया गया है हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। न्यूनतम सीट से कम है। तो देखिए, न्यूनतम सीट से कम है तो मतलब पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये जो है इसकी संस्कृति जो है अलग थी। इसीलिए ये 4 अलग अलग जगह पर है। यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगाली शासन कर रहे थे, सॉरी पुर्तगाली ने फ्रांसीसी शासन कर रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ कि इसका जो है कल्चर उसी टाइप का हो गया। तो धीरे धीरे इसको जो है अलग से ही शासन करने के लिए 30 सीट निकाल करके दे दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ और कितना कितना सीट है आप लोग देख लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम चुनाव के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो एक मिनट थोड़ा सा समझिए चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे देखिएगा, चुनाव जो होता है वो कैसे होता है कि एक मिनट देखिएगा, चुनाव जो होता है आप लोग केवल सुनिएगा, सुनने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। किसी भी राज्य में चुनाव हो या केंद्र में चुनाव हो या संघ स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, तो चुनाव में होता क्या है कि सबसे पहले जो है चुनाव आयोग जो होता है वो क्या करता है, उस राज्य में जाके एनालाइज करता है, अपना मतलब सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके वहाँ पे अध्ययन कर लेता है कि कब चुनाव कराना हमारे लिए सुलभता होगा, कब कराना चाहिए, वो सभी अध्ययन करके और एक डेट जारी कर देता है। जब डेट जारी करता है तो उसी समय से क्या हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता क्या होता है हम थोड़ा सा समझेंगे। आचार संहिता बाबू देखिएगा कि आचार संहिता उस दिन से लागू होता है जिस दिन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, उसके द्वारा जब डेट का अनाउंस कर दिया जाता है। चाहे वो केंद्र स्तर पर जो लोकसभा का चुनाव होता है उसका भी अगर डेट का अनाउंस कर दिया तो आचार संहिता लागू हो जाता है। और किसी भी राज्य में अगर राज्य के चुनाव का अनाउंस कर दिया गया तो उस समय से जब तक कि चुनाव खत्म ना हो जाए तब तक क्या होता है, आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता का लागू होने से क्या प्रभाव पड़ता है तो हम नॉर्मल बात समझेंगे, उतना हम लोग यहाँ पे क्लास नहीं कर रहे हैं, बस एस्पेक्ट समझने आए हैं। सभी एस्पेक्ट समझते हुए धीरे धीरे हम लोग आचार संहिता के बारे में भी समझते हैं थोड़ा सा। कि आचार संहिता अगर लागू है तो आप किसी चीज़ का वायदा नहीं कर सकते हैं, या कोई भी नया नियम कानून या कोई भी मतलब कल्याणकारी राज्य होने के नाते आप नियम कानून बनाते हैं या मतलब कोई सुविधा देते हैं जनता को, तो आप आचार संहिता में नहीं दे सकते हैं। समझे? आचार संहिता में आप लोग नहीं, वो मतलब कि लागू नहीं कर सकते कोई भी नियम कानून। अगर इसमें अगर दोषी पाए गए तो इसमें सख्त निर्देश पालन किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब आचार संहिता का एक और रूल है कि बाबू, आचार संहिता जिस दिन से लागू हो गया उस दिन से क्या होता है, राज्य का सभी जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब किसके अंदर काम करने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार जो चुनाव का अनाउंस हुआ वो कब हुआ, मार्च 2026 में। सभी राज्य का चुनाव, सभी राज्य का लगभग लगभग एक साथ ही चुनाव का क्या हुआ था,
मतलब दिनांक घोषित हुआ किस दिन चुनाव होगा। ये देखिए 8 चरण गलती से लिखा गया था, 8 चरण, 2 चरण में चुनाव हुआ। कितने चरण में पश्चिम बंगाल में? 2 चरण में। एक चरण कब हुआ था? 29 मई, जो कल समाप्त हुआ है, सॉरी 29 अप्रैल। उसके बाद एक चरण, एक चरण, एक चरण, ये सभी एक एक चरण में चुनाव संपन्न हो गया। ये सब, ये डेट आप लोग ने ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल, ये गलत डेट है, बस इतना ध्यान रखिएगा। केरल में एक चरण में चुनाव हुआ, हम आगे बता देंगे कब कितना कितना तारीख को हुआ, आगे हम लोग स्लाइड्स में लेकर आए हुए हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पिछला बार 8 चरण में हुआ था, पिछला बार 8 चरण में हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव बना था कि आप पूरे देश का चुनाव 8-9 चरण में करा लेते हैं, और मात्र पश्चिम बंगाल चुनाव कराने में 8 चरण में। देखिए 8 चरण में चुनाव, ज़्यादा चरण में चुनाव कराने का कारण, हम थोड़ा राजनीति है तो राजनीति को यहाँ राजनीति की तरह समझते हैं। देखिए ज़्यादा चरण में अगर चुनाव कराता है तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है। देखिए हम डायरेक्ट पार्टी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी को इसीलिए फ़ायदा होता है कि ज़्यादा मिशनरीज का उपयोग कर लेते हैं, ज़्यादा समय मिल जाता है प्रचार करने के लिए, ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा खर्चा भी कर देते हैं चुनाव प्रचार में। तो होता क्या है कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। तो इस कारण इस बार परसेप्शन बना था कि चुनाव आयोग बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए, किसी एक पार्टी को फ़ायदा दिलाने के लिए ज़्यादा चरण में मतदान रखते। देखिए असम में पहले पिछला बार 3 चरण में हुआ था, इस बार मात्र 1 चरण में चुनाव कराया गया। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि एक चरण में ये परिणाम जो 2 मई है, ये सॉरी 4 मई को घोषित होगा परिणाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी पिछला चुनाव है, देख रहे हैं। पिछला बार पश्चिम बंगाल 8 चरण में, असम 3 चरण में, केरल 1, तमिलनाडु 1, पुदुचेरी 1। अभी तो ये भी 1 हो गया, और ये मात्र 2 चरण में चुनाव हुआ है। आइए धीरे धीरे समझते हैं। ये तमिलनाडु में जो भी हैं अपोनेंट के, अन्नामलाई हो गया, चाहे ये हो गया एम.के. स्टालिन साहब हो गए, चाहे थलापति विजय हो गए, टी.वी.के. पार्टी इस बार ये गठन किए थे। ये डी.एम.के. पार्टी से हैं, ये ए.आई.डी.एम.के. से हैं, ए.आई.डी.एम.के. और ये बीजेपी से हैं। मतलब ये सभी जो है मुख्य अपोनेंट और सत्ता पक्ष विपक्ष से हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखिए कुल कितने सीट है? 234 सीट है, और 4 मई 2026 को मतगणना होगा, रिजल्ट आ जाएगा। मात्र 1 चरण में चुनाव हुआ, और इस बार जो परसेंटेज रहा मतदान का, वो रहा 85.1%, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। किसका? तमिलनाडु का, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट। देखिएगा कि लोकतंत्र में मतदान करना ही क्या होता है, जनता का मतलब एक मूल जो है काम दिया गया है। जनता अपना मतलब मत दे सकती है, यही लोकतंत्र में जनता का क्या है, मूल काम है। अब अपना अगर मत का उपयोग नहीं कीजिएगा तो कोई और अपने हिसाब से सरकार बना लेगा, गलत सरकार आ जाएगा तो आपके हित में काम नहीं करेगा। तो सरकार जो होता है, सरकार चुनना लोकतंत्र में बहुत ही अहम बात है, और मताधिकार जो है दिया गया है वो सभी को, वो एक बहुत ही अहम मतलब लोकतंत्र के लिए होता है। तो सभी लोग को अपना मतदान करना चाहिए। तो चलिए 85.1% मतदान हुआ। एक सभ्य और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा बात है कि जितना प्रतिशत मतदान हो। पश्चिम बंगाल में तो 90% प्लस मतदान हुआ, ये भी काफ़ी अच्छा बात है। देखिए मतदान परसेंटेज बढ़ने में एक और फैक्टर क्या है कि SIR जो भी हाल ही में हुआ है, क्या हुआ है? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मतलब थोड़ा सा जानेंगे कि मतलब हम लोग यहाँ पे आम भाषा में समझते हैं, मतलब उसका टेक्निकल भाषा नहीं यूज करेंगे SIR का। तो देखिए SIR का अगर आम भाषा में समझते हैं तो जो व्यक्ति मर गया है, या किसी दूसरे राज्य में पलायन कर गया है, या किसी का मतलब कि वोटर ID कार्ड है, तो उस सभी को हटाने के लिए क्या लाया गया था? SIR की प्रक्रिया लाया गया था। और इसी में क्या किया गया था कि कोई व्यक्ति अगर वहाँ के मतदाता हैं तो उसको प्रूफ देना पड़ता था। प्रूफ में आधार कार्ड वैलिड है कि नहीं है, 10 गो प्रूफ था, क्या था नहीं था, उस सब पे हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बार बहस हो चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी SIR को वैलिड बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा तमिलनाडु में 3-4 पार्टी मेन मुख्य है। समझिए, थोड़ा सा समझा ही देते हैं। अगर हम बहुत पीछे से जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझिए आगे बढ़ते। जैसे देखिएगा कि तमिलनाडु का हम थोड़ा सा समझते हैं, उतना नहीं समझेंगे। तमिलनाडु में 2 भी मुख्य है, DMK और AIDMK। देखिए समझिएगा, DMK जो अभी M.K. स्टालिन साहब हैं, और ये AIDMK के वही करुणानिधि जो आप लोग जानते होंगे, उन्हीं से बनकर आया है AIDMK। DMK AIDMK का अगर हम इतिहास में जाएंगे तो बहुत ही, देखिए दोनों एक ही से निकले हुए हैं। बस ये समझिए कि ब्राह्मण के खिलाफ जो ज़्यादा रहता है तमिलनाडु के, अगर हम जो है राजनीतिक संस्कृति की बात करेंगे तो वहाँ पे ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण चलता है। देखिए तमिलनाडु को आप लोग देख कर लगता होगा कि हिंदू स्टेट नहीं है, हिंदू मतलब बहुल नहीं है। समझिए तमिलनाडु को अगर हम थोड़ा सा समझेंगे, तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा हिंदू रहता है। हिंदू में 2 फाड़ हो चुका है, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को जो ज़्यादा खिलाफ करता है वही क्या होता है, वहाँ पे सत्ता में आ जाता है। तो DMK जो है ब्राह्मण के ज़्यादा खिलाफ रहता है, और AIDMK उतना खिलाफ नहीं रह पाता। यही AIDMK जो है बीजेपी के साथ
अलायंस किए हुए है और डीएमके का कांग्रेस के साथ अलायंस है। बस नॉर्मल हम लोग समझेंगे, कहीं नहीं तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समझिए, अब ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, डीएमके के एमके स्टालिन आईएनसी जो है, देखिए एसपीए गठबंधन बनाया हुआ है। कौन? डीएमके, और इसी में कांग्रेस का है, राहुल गांधी साहब हैं। ये देखिए एआईडीएमके और बीजेपी एनडीए अलायंस है। एआईडीएमके के पलानी स्वामी और डीएमके के बीजेपी के के अन्नामलाई थे। टीवी के जो इस बार बना है पार्टी, कौन बनाए? विजय थालापति अकेले हैं। उसके बाद पीएमके एक पार्टी है, वो कौन है? एनडीए का है। तो समझिएगा यहाँ पर एग्जिट पोल में क्या क्या आंकड़ा आता है। थोड़ा सा लोग जूम कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए समझिए, एग्जिट पोल में क्या कहता है कि डीएमके को 125 से 145 सीट आ सकता है। एआईडीएमके को 65 से 85 सीट आ सकता है। किसके अनुसार? पी मार्क के अनुसार। और टीवी की को 16 से 26 सीट आ सकता है। तो ये एक आंकड़ा निकाला गया। एग्जिट पोल क्या होता है हम थोड़ा सा समझते आइए। एग्जिट पोल के बारे में हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं, तब आएंगे। देखिए एग्जिट पोल नाम से ही स्पष्ट है। क्या? एग्जिट, यानी कि जब आप चुनाव देकर एग्जिट होते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, और जो पूछकर जो पोल कराया जाता है उसी को क्या कहते हैं? एग्जिट पोल। पूछेगा क्या क्या किसको वोट दिए, डायरेक्ट ये पूछ सकता है। उसके बाद देखिए पूछने का बहुत सारा तरीका रहता है, उतना हम लोग नहीं, 2-3 तरीका बात कर लेते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया आप किस पार्टी को वोट दिए, तो आप बता दिए। अगर आप नहीं बताए तो आपसे पूछेगा कि आप संविधान के खिलाफ हैं या संविधान के खिलाफ नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन है, किस पार्टी को वोट दिया। एक और तरीका है, आपसे पूछ देगा कि आप हिंदू धर्म को, मतलब हिंदूवादी हैं, आरएसएस को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे पता चल जाएगा। मतलब बहुत तरीका होता है, किसी भी तरीका से ये पता लगा लेता है क्या चीज़, कि आप किसको वोट दिए, और इसी को पोल एक करके और जो निकाल देता है अंतिम में। एग्जिट पोल देखिए, एक और विषय में बात समझिए। एग्जिट पोल को चुनाव, मान चलिए पहला चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद काहे नहीं लाया जाता है? काहे कि अगर आप पहला चरण का चुनाव ला दिए, अब देखिए पता चल जाएगा कि ये पार्टी जीत रहा है, तो अगले चरण में क्या होगा कि सब इसी पार्टी को वोट दे देगा। तो एग्जिट पोल क्या होता है कि पूरे राज्य में, यानी कि मानिए 5 राज्य का अनाउंस हुआ, तो 5 राज्य में जब तक सभी का चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक एग्जिट पोल नहीं लाया जा सकता है। तो चलिए एग्जिट पोल, और एक और होता है क्या चीज़? ओपिनियन पोल। एक और होता है ओपिनियन पोल, ये आपके ओपिनियन पर आधार होता है। ये ओपिनियन पोल तो हम लोग भी जैसे ओपिनियन दे सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी जीती। ओपिनियन पोल कभी भी दिया जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है कि चुनाव के बाद पहले। इसमें देखिए ओपिनियन पोल में हम लोग भी जैसे दे सकते हैं अपना ओपिनियन कि इस सीट पर ये जीत सकता है, यहाँ पे हिंदू इतना ज़्यादा है तो इसको वोट मिलेगा, मुस्लिम इतना ज़्यादा है तो इसको वोट मिलेगा, मेरा अपना ओपिनियन है कि इसमें ये जीतेंगे, यहाँ पे ये सरकार बना सकता है। तो ये एक होता है ओपिनियन पोल। बस समझ गए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। तो चलिए आगे आते हैं। 1 मिनट देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर कि डीएमके को कितना दिया है? 125 से 145, मैट्रिज के अनुसार 122 से 132। तो लगभग लगभग कितना जीत के लिए कितना चाहिए? देखिए 234 है तो 117 चाहिए, यानी 118 चाहिए मान के चलिए। तो लगभग लगभग जो है विनिंग आंकड़ा ये छू रहा है, यानी कि तमिलनाडु में जो है डीएमके का कमबैक हो सकता है, हो नहीं सकता है, हो ही जाएगा लगभग लगभग। काहे कि तमिलनाडु के बारे में अगर हम थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे, देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उतना नहीं तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, पिछला इतिहास नहीं जानेंगे, एआईडीएमके कैसे बना, डीएमके कैसे बना, अभी जो चलता है वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए डीएमके वहाँ पर जो है ब्राह्मणवाद के, मतलब कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। और देखिए एआईडीएमके डीएमके दोनों ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, लेकिन जो ज़्यादा है, जैसे आप लोग सुनते होंगे अभी एमके स्टालिन के बेटे जो है उदयनिधि स्टालिन, वो ये सनातन धर्म को क्या बता दिए थे? डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिए थे। तो मतलब कि इसी तरह का राजनीति वहाँ पे चलता है। और एक और राजनीति वहाँ पे चलता है कि दक्षिण भारत को अलग एक करने की राजनीति। और एक चलता है हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस तमिल। हिंदी वर्सेस तमिल क्या है कि वो लोग तमिल भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि तवज्जो देते हैं और हिंदी भाषा को नहीं देते। बस ये एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, ये कुछ नहीं। कोई भी भाषा हो चाहे धर्म हो, देखिए भारत में क्या है कि सभी लोग सौहार्द संस्कृति है, सभी चीज़ को अपना लेते हैं, लेकिन ये जो नेता लोग हैं ये राजनीति करने के चक्कर में उसको लड़ा देते हैं। अभी हिंदी में जो रुपया पर नहीं हिंदी में लिखा रहता है उसको पोत दिया गया, हिंदी में कुछ स्टेशन पर जैसे जाते हैं हिंदी में लिखा रहता है नाम, उसको क्या कि कलर से पोत दिया गया। तो मतलब इस प्रकार का संस्कृति वहाँ का है, राजनीति इसी सब के इर्द गिर्द घूमता है, इर्द गिर्द घूमता है। और टीएम की देखिए कुछ जो है एग्जिट पोल जो है हम नहीं लेके आए हैं यहाँ पर, कुछ एग्जिट पोल जो है टीवी के को भी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। मगर मेरा मानना यह है कि टीवी के का देखिए जो जनसुराज का हाल बिहार में हुआ था, जनसुराज नई पार्टी आई थी, पूरा मतलब सोशल मीडिया पे छा गई थी, पूरे मतलब भारत में पूरा मतलब अपना वर्चस्व बना लिया था, लेकिन सीट आई 0। हम ये नहीं कहते हैं कि 0 सीट आएगी, लेकिन बहुत कम सीट आएगी। वैसे पहली बार में अगर मान के चलिए आपका 5 से 10 सीट भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डलेगा।
तो मतलब कि ये जनसुराज वाला हाल होगा। काफ़ी अच्छे हैं विजय थालापति, वो अच्छा राजनीति करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस का सरकार बनने वाला, कांग्रेस प्लस डीएमके का सरकार बनने जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। चलिए, लगभग लगभग सभी ओपिनियन पोल से 133 सीट डीएमके को और 88 सीट एनडीए को, यानी एआईडीएमके और बीजेपी मिलाकर 13 सीट जो है अन्य, यानी कि टीवीके को 13 सीट के अप्रोक्स बता रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले राजनीति पे चलेंगे। एक मिनट, देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मतदान प्रतिशत राज्यवार कितना रहा। पश्चिम बंगाल में देखिए 79%, 84% कहाँ असम में, 76% केरला में, तमिलनाडु में 75%, 83। सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ जो है न, ये जो है कब, पिछला चुनाव का है, और ये जो है 2026। देखिए ये पिछला, ये अभी अनुमानित था इतना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चुनाव हुआ है। चुनाव बढ़ने का कारण हम लोग बता दिए हैं। SIR जो हुआ, SIR से क्या हुआ, नाम कटा। SIR में जो नाम कटा, जो मतलब कि जो लोग मर गए थे, जो दूसरे राज्य में प्लान कर गए थे, जिसका दूगो अथी था, तो उस सब कारण से वो सब हट गया। तो अब जो बेस बना, मतलब बेस ईयर बोल रहे हैं, बेस जो बना उसका परसेंटेज नापने का, तो वो अच्छा है, मतलब कि स्वस्थ है। जो मतलब नया डाटा सटीक है वो बना है बेस, तो मतलब परसेंटेज इस कारण से बढ़ा है। और देखिए पश्चिम बंगाल में परसेंटेज एक और कारण से बढ़ा होगा, तो हम पश्चिम बंगाल में बात करेंगे, तो उसमें चलिए उसमें हम जानेंगे। देखिए महिला भी मतदान भी बढ़ा है, युवा मतदाता भी बढ़ा है। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ, तमिलनाडु में ही हुआ। कितना, तो देखिए तमिलनाडु में अभी हम इधर बताए थे कितना हुआ था, 85.1%। ये जो है मतलब अनुमानित आंकड़ा था। तो पहले हम चलिए अब आएंगे पश्चिम बंगाल पे चर्चा करने के लिए। देखिए पश्चिम बंगाल ही जो है सबसे बड़ा बात है। देखिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो है कुल कितना सीट है, 294। मतगणना यहाँ पर भी क्या होगा, 4 मई को, लगभग लगभग सभी में 4 मई को ही होगा। 2 चरण में चुनाव होगा। मतदान यहाँ पर देखिए 91.5%। तो हम बोले थे यहाँ पे बताएंगे कि मतगणना बढ़ने का क्या क्या कारण रहा। तो देखिएगा मतगणना बढ़ने का एक कारण हम बता दिए, SIR मतलब प्रतिशत बढ़ने का, जिससे बेस चेंज हो गया, और जो स्वच्छ जो वोटर लिस्ट था उस कारण जो है मतदान बढ़ा है। एक ये कारण बहुत बड़ा कारण है। और एक और कारण जो है पश्चिम बंगाल में, देखिए सत्ता पक्ष विपक्ष ये कहता है SIR के कारण बढ़ा, सत्ता पक्ष ये कहता है कि 15 साल यानी लगभग लगभग 2011 से ही वहाँ पे TMC है। क्या है, TMC का शासन है। तो TMC के शासन को हटा, देखिए कभी भी अगर क्राउड में वोटिंग होगा, तो उसमें दो ही कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, कि उस सरकार को या तो जनता बनाना चाहती है कि लगभग लगभग ये सरकार हट ना जाए, और या तो उस सरकार को पूरी तरह से हटाना चाहती है, या तो उस सरकार को पूरी तरह से रोकना चाहती है, तभी इतना क्राउड में जाके वोटिंग होता है। तो इतना भी अच्छा सरकार से खुश सभी लोग नहीं थे, तो जिस कारण से इस बार जो है सरकार को हटाने के पक्ष में लगभग लगभग ज़्यादा वोटिंग हुआ है। देखिएगा कि वोटिंग होने का बंगाल में एक और बड़ा कारण है। इससे पहले क्या होता था कि TMC के जो लगभग लगभग आदमी होते थे, वो क्या करते थे कि बूथ पे जाके, या किसी जो व्यक्ति घर, देखिए होता क्या था कि मान के चलिए आप घर से निकले चुनाव वोट करने के लिए, तो आपके घर पे एक दिन पहले ही TMC का आदमी आ गया, बोला कि चुनाव के बाद यहीं रहना है। इससे आप डर गए और आके बोल दिया अगर आप वोट नहीं दीजिएगा TMC को तो कम से कम वोट नहीं दीजिए, तो आप वोट देने नहीं जाते थे। ये बात आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होता था, आप पिछला बार से लेकर पूरा इतिहास देख सकते हैं। इस बार चुनाव में जो है कोई भी घटना, हिंसक घटना नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा मोड़ा हुआ है, नहीं हुआ है, वो कारण हम जानेंगे ही। लेकिन इससे पहले आप देख लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में कि हिंसा होना तय है, हिंसा होता ही था। पश्चिम बंगाल के पूरे इतिहास अगर आप लोग उल्टा के देखिएगा कि हिंसा होता ही था। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हो कि जिसमें हिंसा के बगैर वो चुनाव संपन्न हो जाए। इस बार क्या हुआ कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपना वहाँ पे सरकार बनाने के लिए बहुत सारे CRPF, देखिए CAPF के अंदर आता है CRPF, मतलब CAPF में ही बहुत सारा प्रकार का होता है, इसमें भी CRPF होता है। इतने हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग सीधा समझिए कि CRPF बहुत सारा, लगभग लगभग लाखों की संख्या में CRPF कहाँ बंगाल में उतार दिया गया। जिससे क्या हुआ कि जनता में जो TMC के गुंडा समझिए, गुंडा शब्द का वहाँ पे उपयोग किया जाता है, TMC के गुंडों का उपयोग किया जाता था चुनाव को मतलब कि मैनिपुलेट करने में या उसको अदल बदल करने में।
तो उसको क्या किया गया, रोका गया। उसको क्या किया गया, रोका गया। सीआरपीएफ के दम इस बार चप्पे चप्पे पे सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिया। 2 चरण में चुनाव हुआ, एक चरण में पहले फुल सीआरपीएफ भर दिया गया उतना, और फिर उसी को अगले चरण में के चुनाव में जहाँ जहाँ था फिर वहाँ पे ले जाया गया। तो लगभग लगभग जनता को जो डर था चुनाव वोट देने जाने से या इसी को वोट देने से, कभी कभी होता क्या, देखिए वहाँ पे बंगाल के उतना हम डिटेल में जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। बंगाल का एक और बात समझिए कि वेस्ट बंगाल में जो है होता क्या है कि आप लोग अगर नॉर्मल बिहार के आदमी हैं, बिहार से हम लोग समझते हैं कि एक विधानसभा में लगभग लगभग 4 से 5 थाना होगा, 4 से 5 पुलिस स्टेशन होगा। बंगाल में एक विधानसभा में एक ही पुलिस स्टेशन होता है। और जो बाहर से पुलिस को सपोर्ट करने के लिए आदमी रहता है, जैसे बंगाल में समझिए कि पुलिस को सपोर्ट करने के लिए आपको चोर पकड़ने में सपोर्ट करेगा, आपको किसी के साथ खिलाफ मतलब कि अथी करना है उसमें सपोर्ट करेगा, किसी भी कम पुलिस को बाहरी सपोर्ट वाला आदमी यहाँ पे बंगाल में होता है। और ये होता था टीएमसी के आदमी होते थे, लगभग लगभग ये तय है वहाँ पे ये आदमी होता था और ये सपोर्ट करता था और यही पुलिस होता था। और इसको डर रहता था कि अगर हम लोग जो है इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमको नौकरी जा सकता है। ये डायरेक्ट ओपन भर्ती होता था तो इसका नौकरी जा सकता था। तो जिस कारण से क्या होता है कि पुलिस भी वहाँ पे अदर राज्य का पुलिस और बंगाल का पुलिस में बहुत अंतर होता है। बंगाल का पुलिस उस पार्टी के लिए काम करता, मतलब कि अधिकांश पुलिस जो उस पार्टी के लिए ही काम करता था। पुलिस किस प्रकार का होता है पहले ये समझिए यहाँ पे, और तब समझिए कि उस पुलिस जो हो उसको मतलब उसके अंदर भी डर रहता था, अगर दूसरा पार्टी आएगा तो मेरा नौकरी जा सकता है, तो वो उसी पार्टी के लिए बनाए रखने के लिए काम करता था। तो पोलिंग भी कभी कभी मैनेजमेंट हो जाता था। इसी बार का एक घटना समझ सुनिएगा आप लोग कि क्या हुआ था कि बीजेपी के जो मतलब वोटिंग थे उसको क्या किया गया था, टैप से ढक दिया गया था। जैसे ईवीएम मशीन में एक बीजेपी होता है, टीएमसी सब करता है, तो बीजेपी वाला को क्या किया था, टैप से ढक गया। तो मतलब सब बहुत सारा घटना पहले होता था। ये सही बात है कि गलत बात है ये नहीं, हम लेकिन एक खबर में सुनाई दिया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ के समझते हैं। 91.5% मतदान हुआ है, मतलब कि ह्यूज समझिए कि मतदान हो चुका है। यहाँ पे मुख्य दल कौन कौन सा है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए देखिए, एक देखिएगा एक देखिएगा कि एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी समझिए, तो इंडिया गठबंधन में था पहले, लेकिन अभी क्या है, अकेले लड़ रहा है। कांग्रेस अलग से लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन अलग से लड़ रहा है। इसके प्रमुख नेता हो गए ममता बनर्जी, बीजेपी एनडीए की तरफ से मुख्य जो है शुभेंदु अधिकारी। यही शुभेंदु अधिकारी जो थे पिछले बार ममता बनर्जी को हरा दिए थे। ममता बनर्जी जो प्रोपोर्शनल सीट से लड़ी थी वो हार गई थी, लेकिन फिर दूसरी सीट से उपचुनाव में जीत कर आई, तब सीएम बनी। अब कांग्रेस जो है ये भी अपना लेफ्ट और आईएनसी का गठबंधन है, लेफ्ट आईएसएफ, ये 3 को जो है गठबंधन बना के लड़ रहे हैं विमान वो सब। मतलब इसका उतना अस्तित्व अभी बंगाल में नहीं है। मेन फ्रंट पे यही दोनों है, एनडीए टीएमसी और बीजेपी। बस कौन कौन है यहाँ पे चुनाव में ये समझ गए। अब एग्जिट पोल के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए एग्जिट पोल में बीजेपी को 148 से 165 सीट, टीएमसी को 120 से 138 सीट, लेफ्ट को 3 से 10 सीट। बहुमत कितना है, 148। तो लगभग लगभग जो है सभी पोल जो है पोल ऑफ पोल्स को हम लेकर आए हैं, लगभग लगभग सभी पोल जो है क्या बीजेपी को बहुमत दे रहा है। 148 बहुमत है, बहुमत दे रहा है। और इसको भी बहुत बहुत मतलब कि कम मार्जिन दे रहा है। 10-15 सीट इधर उधर हुआ तो इसका सरकार बन सकता है, उसका सरकार बन सकता है। मतलब कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझे। कुछ जो है न्यूज़ एजेंसी जो एग्जिट पोल जारी करते थे वो जारी नहीं किया, क्योंकि कहा कि बहुत सारे जो है 70% से अधिक मतदाता जो है बताया ही नहीं कि किसको वोट दिए। तो लगभग लगभग एग्जिट पोल यहाँ का मतलब एग्जैक्ट नहीं है, हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है। लेकिन हाँ बीजेपी का लहर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 70% आदमी समझिए ना वो बताया ही नहीं कि हम लोग किसको वोट दे रहे हैं। जैसे हम एग्जिट पोल में कैसे विश्लेषण किया जाता है हम बताएं, तो वो बताया ही नहीं कि हम लोग किसको वोट दिए, कोई भी किसी भी तरीके से बताया ही नहीं। तो समझिए एग्जिट पोल यहाँ का हमको जो लग रहा है पूरी गलत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही सब जो है बीजेपी को 400 प्लस दिखा रहे थे। तो समझिए कि एग्जिट पोल कभी सही हो नहीं सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो एग्जिट पोल बंगाल वाला मामला में हमको सही अभी नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी हाँ लीड कर रही है, बहुत सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो बीजेपी इस बार बंगाल में शायद सरकार बना सकती है। बीजेपी को बढ़त, टीएमसी को पिछड़ी 15 साल की सत्ता विरोधी लहर। एसआईआर विवाद में 90 लाख मतदाता हटाए गए। पहले चरण में क्या हो 50 लाख मतदाता हटा, फिर दूसरा चरण में 40 लाख, ये आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद कहता है सीए भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहा। उसके बाद सभी जो है 148 से 165 दे रहा है, 120 से 138 बटा ये 10 सीट का मात्र अंतर है। तो समझिए 158 इसको 130 इसको अगर सभी पोल का एनालाइज कर लिया जाए तब 6 अन्य को आ सकता है। तो लगभग लगभग बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है,
बीजेपी। अभी तक हम लोग 2 राज्य की बात किए, तमिलनाडु में कांग्रेस प्लस डीएमके और बीजेपी का तमिलनाडु में बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वीडियो आधा घंटा का हो गया, जल्दी जल्दी अब हमको खींचना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग असम की बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और ओपोनेंट में कौन है असम में? राहुल गांधी साहब। चलिए कांग्रेस से ओपोनेंट में कहाँ? असम में। चलिए असम के बारे में हम लोग अब उतना चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। देखिए असम में कुल कितना सीट है? 126। इसका भी रिजल्ट आएगा 4 मई 2026 को। एक ही चरण में चुनाव हुआ। 85% यहाँ पे भी SIR का मुद्दे के कारण क्या हुआ? परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा। SIR के मुद्दे के कारण कैसे होता है वो लोग समझ ही गए होंगे। असम में चलिए समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कौन कौन है प्रमुख दल में। बीजेपी NDA गठबंधन। देखिए बीजेपी, AGP और BPF। अब हम उतना नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी बता के निकलना पड़ेगा, रह के लेट हो रहा है वीडियो। देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा, अतुल बोरा और ये स्थानीय पार्टी है BPF। तो ये सब लगभग हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी को लीड कर रहे हैं। बस इतना ही जानना है, ये दोनों कौन है इतना नहीं जानना है। INC की तरफ से कौन? गौरव गोगोई जो अभी सांसद हैं वो हैं। उसके बाद ये दोनों के बारे में उतना नहीं जानना है। तो यही बस, एक हिमंता बिस्वा शर्मा, एक ये गौरव गोगोई, यही दोनों मैन फाइट में है। कहाँ पे? असम में। असम में देखिएगा कि वहाँ पे अहोम संस्कृति है। पहले मैंने बात समझिए, थोड़ा सा समझाना पड़ जाता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। असम में अहोम संस्कृति चलता है। देखिए असम में जो है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास कर दिया गया था लोकसभा से, लेकिन लागू किया गया 2024 में। काहे लागू किया गया? क्योंकि 2021 में फिर असम में चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था। तो बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, यानी अमित शाह, कि अगर हम CAA लागू कर देंगे तो हमको बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसमें 3 गो देश है, उससे हमको लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बांग्ला संस्कृति बढ़ जाएगा ज़्यादा। अब असम में सब आएंगे तो उससे क्या होगा कि ये असम के जो मेन मुद्दा है, असम के जो मेन लोग हैं वो इससे क्या होंगे? प्रताड़ित होंगे। तो वो क्या करेंगे? वोट बीजेपी के विरुद्ध दे सकते हैं। इसी कारण जो है आप लोग देखे होंगे कि CAA को कहाँ लागू किया गया था? 2024 में लागू किया गया था। तो धीरे धीरे और भी मुद्दा है, वो भी हम समझेंगे, मुद्दा भी आगे लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल समझिए, उतना अगर टाइम देंगे तभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जिट पोल समझते हैं किसके किसके पक्ष में है। देखिए 85 से 95 कितना सीट है वो देखिए, मात्र 126 सीट है। और क्या कर रहा है? 85 से 95 सीट किसको मिल सकता है? बीजेपी को। 25 से 32 सीट कांग्रेस को। 2/3 बहुमत की ओर बीजेपी। सर्वोच्च जो है यहाँ पे मतदान हुआ कितना? 94% मतदान हुआ। बहुमत 64, बहुमत सॉरी डालागौन एक मतलब एक अथी है, सीट है, वहाँ पे 94% मतदान हुआ। बहुमत 64 सीट है उसमें। बीजेपी को मतलब यहाँ पे बीजेपी आराम से जीत जाएगी। 85 से 95 दिखा रहा है। 2/3 बहुमत भी ला सकता है। हमको मतलब संदेह भी नहीं होगा कि 100 भी पार कर सकती है बीजेपी, 100 भी पार कर सकती है। जैसे कि बिहार का विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें हम बता दिए थे कि बीजेपी 200 पार कर सकती है। NDA पार कर भी गई। कोई भी नहीं बता रहा था कि NDA 200 पार करेगा, लेकिन बिहार विधानसभा में बताए थे कि 200 पार करेगा, तो पार कर गया। असम में उसी प्रकार जो है हम बता रहे हैं कि बीजेपी 100 पार कर भी सकती है। लगभग 90-100 के बीच में तो रहने जा रही है। तो समझिए यहाँ पे ये संभावना है। और धीरे धीरे हम लोग जो है देखिए थोड़ा थोड़ा बात जान के निकलेंगे, क्या है कि वीडियो लेट हो रहा है। बीजेपी NDA की प्रचंड जीत की संभावना। 8 दलों के विपक्षी गठजोड़ था। हिमंता वर्सेस INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें मेन मुद्दा रहता है अवैध प्रवासी, बाढ़ का जो आप लोग देखते होंगे। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वहाँ से असम के बीचों बीच गुजरता है। मांजलू द्वीप जो विश्व का सबसे लंबा नदी पर द्वीप है। तो अब धीरे धीरे मतलब सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा, सॉरी बहुत बड़ी सॉरी, मतलब कि चलने वाला द्वीप है, वो चलते रहता है एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद नौकरी वहाँ पे समस्या था, प्रमुख मुद्दा था ये सब। UPPL ने NDA छोड़ा और सीट शेयर विवाद, ये सब था समस्या। तो अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट बोल देखते हैं 90 और 34। चलिए असम हो गया। अब केरलम की हम लोग बात करते हैं। केरल नहीं रह गया, अब ये क्या हो गया? केरलम हो गया। कुल 140 सीट है यहाँ पे, उतना हम नहीं बात कर पाएंगे। सत्तारूढ़ दल में कौन है? LDF है, डेमोक्रेटिक फ्रंट है लेफ्ट, CPIM जिसको कहते हैं, ये अपना लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया हुआ है। CPI है, UDF सॉरी CPI CPM मतलब मिल करके क्या है? अब CPI का इतिहास बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम हमको नहीं लेना। INC और IUML मतलब कि इसमें UDF गठबंधन बनाया हुआ है। बीजेपी और BDJS जो क्या है यहाँ पे एक और गठबंधन, 3 गो लड़ रहा है यहाँ पे। कौन कौन? देखिए 3 गो लड़ रहा है गठबंधन बनाकर। LDF एक, समझिए यहाँ पर एक LDF, एक UDF और एक NDA, ये तीनों में लड़ाई है। तो NDA तो कोई टक्कर में नहीं है केरल में, LDF और UDF में टक्कर है, लेकिन UDF इस बार जीत सकते हैं, यानी कांग्रेस और IUML जीत सकता है। तब देखिए एग्जिट पोल में हम लोग देखते हैं। एग्जिट पोल में जब हम लोग देखेंगे तो UDF को 82 से 94 सीट,
एलडीएफ को 44 से 56 सीट, एनडीए को 1 से 3 सीट। देखिए एनडीए का केरल में जो है बीजेपी का इस बार खाता खुल गया था, लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट आया, खाता खुल गया कम से कम, तो 1 से 3 एनडीए को आ सकता है। लेकिन यूडीएफ इस बार यहाँ पे बाजी मारेगी। जो मेन मुद्दा है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यूडीएफ को बढ़त मिल रही है, 0 से 1 सीट एलडीएफ को 0 से 1 सीट 2021 में 4 था, सॉरी एनडीए होना चाहिए यहाँ पे, ये एलडीएफ दे दिया, गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16% वोट से एलडीएफ के 5 साल बाद बदलाव की संभावना है। 5 साल पहले एलडीएफ बना, अभी यूडीएफ बन सकता है। यूडीएफ को कितना सीट, सभी को अगर हम एनालाइज करके एवरेज निकाले तो 86 और इसका 52, सभी एग्जिट पोल का। और सभी एग्जिट पोल मतलब क्या, जितने भी विभिन्न न्यूज एजेंसी हैं वो एग्जिट पोल जारी करता है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे एवरेज लेकर आए हुए हैं। 86 और ये 52, और एनडीए को 2 सीट आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी में तो प्रचंड जीत मिलने जा रहा है, किसको, सभी एग्जिट पोल लगभग इसी को जिताया हुआ है। पुदुचेरी में किसको, एनडीए को। पुदुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा टक्कर है, कुछ जगह पर डीएमके, टीवीके, एनटीके। मतलब देखिए पुदुचेरी का जब हम लोग जानेंगे तो कुछ पार्ट जैसे कराईकलमा है, यनम पांडिचेरी, ये 4 है। तो ये चारों अभी हम मैप बना कर दिखाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, धीरे धीरे समझते हैं। कुछ पार्ट तमिलनाडु में है, कुछ पार्ट केरल में है, और कुछ पार्ट आंध्रा में है, सॉरी मतलब इसका जो कुछ पार्ट है वो सब अलग अलग राज्य में है। तो अलग अलग राज्य में होने के कारण क्या है कि यहाँ पे अलग अलग तरह की सरकार बनती है, मतलब अलग अलग तरह के पार्टी का इफेक्ट रहता है। डीएमके का भी है, टीवीके का भी है, एनटीके का भी है, बीजेपी का, आईएनसी का है। तो लगभग बीजेपी लेड जो एनडीए गठबंधन है वो यहाँ पे सरकार बना सकती है। बस इतना जानेंगे। यहाँ पे चुनाव जो प्रतिशत मतदान हुआ 89%, लगभग 5 राज्य में अगर चुनाव प्रतिशत देखा जाए तो 90% एवरेज चुनाव प्रतिशत रहा। एक चरण में चुनाव हुआ, इसका भी वही आ जाएगा, 30 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 राज्य के बारे में बात कर लिया, और 5 राज्य का कुछ अहम सीट जो उसके बाद, जैसे नंदीग्राम, यहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी महामुकाबला है। नंदीग्राम कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी टीएमसी लेफ्ट। त्रिवेंद्रम, केरल में त्रिवेंद्रम, कांग्रेस नेतृत्व और यूडीएफ की प्रतिष्ठिता है त्रिवेंद्रम में, मतलब बरकरार है वहाँ पे। त्रिवेंद्रम से कौन लड़ रहा है चुनाव, जो वहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो शायद त्रिवेंद्रम से लड़ रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठित है यहाँ पे, दाव पर लगी। भवानीपुर से फिर टीएमसी के गढ़ है, और इसी भवानीपुर से अभी कौन जीत कर आई हुई है, सीएम, इसी से उपचुनाव से जीत कर आई थी। नंदीग्राम से इसको हरा दिए थे कौन, शुभेंदु अधिकारी कौन, बीजेपी का अध्यक्ष है अभी बंगाल में, और ये कौन, ममता बनर्जी को हरा दिए थे। और ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़कर आई थी। भवानीपुर सीएम की पारंपरिक सीट है, टीएमसी का प्रमुख गढ़ है। यहाँ से फिर से शुभेंदु अधिकारी भी इस बार लड़ रहे हैं, दोनों जगह से, दोनों ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। गुवाहाटी से असम विश्वा शर्मा की सीट है, हिमंता विश्वा शर्मा जो लीड कर जाएंगे आराम से ही। तमिलनाडु में चेन्नई दक्षिण जो है डीएमके और एआईडीएमके की मुख्य सीट रही है। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो कुछ जो है सीएम प्रत्याशी, देखिए बंगाल के सीएम प्रत्याशी जानबे करते हैं टीएमसी की तरफ से, कौन, ममता बनर्जी, बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी। असम में बीजेपी की तरफ से हिमंता विश्वा शर्मा, केरल में पिनरई विजयम, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, और यहाँ पे क्या कर रहा है अमित शाह और पीएम मोदी जो राष्ट्रीय नेता है, स्टार कैंपेनर बीजेपी के हैं। चलिए और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग, और ये स्टार कैंपेनर में एक और नाम हमको लिख कर लाना था, राहुल गांधी जी का। कौन, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस, ये सभी स्लाइड्स आप ही लोग के लिए लाए थे। मुख्य राजनीतिक दल जो हुआ टीएमसी पश्चिम बंगाल से, बंगाल में सत्तारूढ़ दल, असम में सत्तारूढ़ दल बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, केरल में यूडीएफ नेतृत्व कर रहा है कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी सरकार केरल में बन सकती है। केरल में अभी किसकी, वामपंथी दल की सरकार है, कौन, पिनरई विजयन सरकार, डीएमके। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्टालिन, और एआईडीएमके तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या था वो समझते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान के लिए सीए एनआरसी, विकास, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, और जो है वो समझते हैं। देखिए बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा, आजकल की जो समाज है उसमें देखिएगा जनसंख्या इतना बढ़ गया है, और सरकार जो है केवल राजनीति करने में, विद्यार्थी का कोई अपना अहम मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाती है सरकार। और विद्यार्थी को एक बेरोजगारी बहुत ही बड़ा समस्या, खास करके उत्तरी भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम में बहुत ही बड़ा बेरोजगारी और महंगाई बहुत ही बड़ा समस्या रहा। किसानों के एमएसपी जो ऋण माफी, ये कांग्रेस जो इस मुद्दे को उठाए थे, राष्ट्रीय लेवल पर ले गए थे। सीए एनआरसी जो पश्चिम बंगाल और असम में बहुत ही अहम मुद्दा रहा। सीए एनआरसी के बारे में क्या अहम मुद्दा रहा हम समझा ही दिए थे, सीए एनआरसी। उसके बाद क्या, विकास, जो सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर। असम में देखिएगा दोस्तों कि इस समय असम में कुछ विकास हुआ है, जिससे एक इतना बड़ा भी जो गुवाहाटी में एक बहुत ही बड़ा जो है क्या कहते हैं उसको, एरोप्लेन जिस पे उतरता है, हवाई अड्डा का निर्माण हुआ है।
तो उसको देखकर बहुत सारे लोग कह रहे थे ये यूरोप का है, अमेरिका का है, मतलब कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। आपका तमिलनाडु में भी कुछ अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा विकास हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी जो है विकास किए, लेकिन उसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमरा गया। जैसे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी नाम है पूरे भारत में, उस प्रकार से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है थोड़ा पश्चिम बंगाल का चरमरा गया। ये सब जो है अहम मुद्दा रहा। महिला का सुरक्षा, जैसे कि ये जो है महिला सुरक्षा, अभी जो महिला कानून बिल भी लाया गया था, नारी बंधन अधिनियम, इस सब कारण से महिला सुरक्षा भी चर्चा में रहा। स्थानीय बनाम शहरी का भी जो है, जैसे बीजेपी को कहा जा रहा था गुजरात से आया हुआ है बंगाल में, तो ये सब स्थानीय बनाम बाहरी का भी मुद्दा रहा। उसके बाद चुनाव प्रचार में क्या हाईलाइट रहा, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। बड़ी रैली, रोड शो, सोशल मीडिया पर क्या क्या, बंगाल इलेक्शन ट्रेंडिंग में रहा, टीएमसी का ये कैंपेन रहा, बंगाल कॉलिंग बीजेपी का अभियान रहा, ये सब चर्चित बयान रहा। खेला होवे, उसके बाद सीए लागू होना, अमित शाह, ये सब मतलब सीए लागू होगा, अमित शाह का बयान था। दिल्ली की दूर बढ़ेगी ममता, दिल्ली की दूरी बढ़ेगी, वो दिल्ली की दूरी बढ़ेगी बंगाल से, ये ममता का बयान था। लगभग ये सभी बयान जो है, कुछ कुछ बयान जो फेमस हुआ वो हम लेकर आए आप लोगों के लिए। तो हम लोग का ख़त्म है। ये जो मतदान होगा उस दिन से रिजल्ट जो आएगा 4 मई के दिन मतदान शुरू होगी, शुरुआती रुझान बंगाल में। मतलब ये सब जो है क्या क्या हुआ वो सब जो दिया गया है। रिकॉर्ड मतदान क्या क्या हुआ समझिएगा कि रिकॉर्ड मतदान हुआ। ये सब करीबी मुकाबला कहाँ कहाँ है, बड़े नेताओं क्या, ये सब लगभग ये लगता है 2021 वाला आ गया, सॉरी। अब इस साल देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या ट्रेंड रहा। हज बंगाल इलेक्शन, ममता विंस, असम इलेक्शन 2026, खेला होवे, बीजेपी असम, एलडीएफ केरला, डीएमके विंस, ये सब इतना ट्वीट्स किया गया। तो समझिए ये सभी सोशल मीडिया का भी इफेक्ट रहा है इस बार चुनाव में। तो इस बार एक चुनाव का अलग तरीका से रिजल्ट आएगा तो वो देखा जाएगा। जनता की प्रतिक्रिया, ममता दी ने फिर साबित कर दिया बीजेपी को बंगाल में और काम करना होगा, एलडीएफ की केरला में शानदार वापसी, ये सब जो है जनता की कुछ प्रतिक्रिया रही है। उसके बाद जीत का कारण जो बनेगा यही सब बनेगा। महिला नेताओं का ज़बरदस्त समर्थन, स्थानीय, ये सब जिसके साथ चलेगा वो जीत का कारण बन जाएगा। ये सब जिसके साथ जाएगा वो हार का कारण बन सकता है। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो देखकर आप लोग को कुछ समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।